हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर होने वाला लाभ और नुकसान के बारे में। यदि आप महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने का योजना बना रहे हैं तो इससे होने वाला भविष्य में नुकसान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अधिकतर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है और नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाभ और नुकसान दोनों के बारे में बताऊंगा, साथ ही नुकसान से बचने का उपाय भी बताऊंगा। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, महिला वाला शब्द को। महिला का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। महिला का अर्थ ये हुआ कि आप अपना मदर्स के नाम से खरीदते हैं, या फिर वाइफ के नाम से खरीदते हैं, या आप अपना डॉटर के नाम से खरीदते हैं, या आप अपना सिस्टर के नाम से खरीदते हैं। ये कोई भी व्यक्ति के नाम से यदि प्रॉपर्टी खरीदा गया तो ये महिला के नाम से खरीदा गया प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें से 4 लाभ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन है वो मुख्य रूप से 3 ही है। पहला है स्टाम्प ड्यूटी चार्ज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी महिला के नाम से खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी में कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट 2 से 5% है, लेकिन सामान्यतः राज्य में 1 से 2% ही देखा जाता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी कोई पुरुष से महिला के नाम पे खरीद रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी आपको ज़्यादा छूट मिल सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी महिला से महिला के नाम पे खरीदा गया है, यानी कि मान लेते हैं कि आप अपना वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो भी उसका वाइफ के नाम से था, तो यहाँ पर आपको छूट कम मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 से 2% होता है और ये मैक्सिमम 5% तक जा सकता है। नेक्स्ट है लोन इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट। यदि आप कोई प्लॉट अपना फैमिली में कोई महिला के नाम से लेते हैं और उस प्लॉट पर यदि आप घर बनाना चाहते हैं और आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर होम लोन का जो इंटरेस्ट यानी ब्याज का दर होगा वो आपको कम पड़ेगा। अभी SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसा और भी कई बैंक है जो महिला के नाम पर होम लोन लेने पर काफ़ी डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट है टैक्स में छूट। यदि आप महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा छूट मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और आप अपना वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यानी कि आप जो परिवार में रह रहे हैं उसमें आप सब भाई एक साथ रह रहे हैं, यानी कि आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपना वाइफ के नाम से खरीदते हैं तो रेस्ट ब्रोदर जो है, आपका जो भाई है दूसरा, उसका इस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ये आपका प्रॉपर्टी रह जाएगा, चाहे आप जमा का पैसा से ही वो क्यों ना खरीदा हो। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रेरित नहीं करता हूँ। यदि आप लोग जमा में है तो आप अपना फादर्स या मदर्स के नाम से खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है। आजकल महिला के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री किया जा रहा है। यदि आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आजकल प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो ज़्यादातर महिला के नाम से ही खरीद रहा है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको क्या नुकसान भविष्य में उठाना पड़ सकता है। नुकसान जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति यदि अपना वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है का हस्बैंड वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो हस्बैंड चाह के भी वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो महिला खुद ओनर है, उस प्रॉपर्टी का मालिक है। यदि आप मान लेते हैं अभी कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में महिला के नाम से खरीदते हैं और उससे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यदि कम में आपको मिल रहा है, यदि आप चाहेंगे ये प्रॉपर्टी को बेच के कहीं दूसरा जगह प्रॉपर्टी बना ले तो यहाँ पर महिला मालिक हो जाएगी, आपका कुछ नहीं चलेगा। यदि अगला नुकसान की बात करें, यदि महिला के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में यदि महिला अपना पति को डिवोर्स दे देती है तो ऐसे परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी सिर्फ महिला का हो जाएगा। यहाँ पति दावा नहीं कर सकता है, चाहे पति अपना ही पैसा से वो प्रॉपर्टी अपना महिला के नाम से क्यों ना करवाया हो। यदि कोई पति अपना पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदा है और मान लेते हैं यदि उस महिला का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में पति तो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, लेकिन उस महिला का जो भी बच्चे होंगे, बेटा या बेटी, उसको उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि कोई पति अपना पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है और पत्नी को कोई बाल बच्चा न हो, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि उस पत्नी का देहांत हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई लड़का ए है, उसका शादी बी नाम की लड़की से होता है। ए ने अपना पत्नी के नाम से यानी बी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा और ए बी को यहाँ कोई भी संतान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बी के नाम से जो प्रॉपर्टी है, यदि बी का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी पर ए का अधिकार नहीं होगा, बी का पिताजी है उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी पर हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने का योजना बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सा सावधानी को बरतना चाहिए ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आप अपना फैमिली में कोई भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले
ज़मीन को जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो आपको कम से कम एग्रीमेंट ज़रूर बनाना चाहिए। यहाँ पे एग्रीमेंट यदि आप बनाएंगे तो एग्रीमेंट कैसे बनाया जाएगा इस पर मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उस एग्रीमेंट का आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे एग्रीमेंट लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बात आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। यदि आप मान लेते हैं अपना वाइफ के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में आपको कैश नहीं देना है। आप जो भी उसको पैसा देंगे वो टोटल आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट से उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। साथ ही साथ एग्रीमेंट जिस टाइम में लिखाया जा रहा है, यदि उस टाइम भुगतान कुछ हो गया है तो कैसे हुआ है, कौन अकाउंट से हुआ है, उसमें आपका अकाउंट नंबर होना जरूरी है। यदि आप अपना अकाउंट से उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करेंगे जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये आपको आगे चल के काफ़ी फायदा होगा। यदि मान लेते हैं कि एग्रीमेंट बनाते समय 50% पैसा का भुगतान हो गया है और 50% पैसा का भुगतान करना बाकी है, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी बात को लिखना ज़रूरी है कि जो 50% पैसा दिया गया है वो आपके बैंक अकाउंट से दिया गया है और एग्रीमेंट पर आपका बैंक अकाउंट भी दर्शाया हुआ होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट जो आगे जो 50% पैसा और पे किया जाएगा वो भी पैसा आप ही का बैंक अकाउंट से पे किया जाएगा और इस बात को भी एग्रीमेंट पर दर्शाया हुआ होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लेते हैं कि पति और पत्नी के बीच में अभी समझौता था तो प्रॉपर्टी खरीदा गया पत्नी के नाम से टैक्स वगैरह में रियायत पाने के लिए, और भविष्य में मान लेते हैं कि वो महिला यदि तलाक दे देती है अपना पति को और वो कोई दूसरा व्यक्ति से शादी कर लेता है, कोई दूसरा लड़का से, ऐसी परिस्थिति में पति जो है वो अपना पत्नी पर क्लेम इस बात का कर सकता है कि वो जो भी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से खरीदा है उसमें खरीदने में पति का पैसा इन्वेस्ट किया गया है और ये एग्रीमेंट जो है वो एज एविडेंस कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है। तो पत्नी के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र पति के नाम से किया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कोई प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय एग्रीमेंट कैसे करवाया जाएगा इस पर सेपरेट वीडियो है, वो वीडियो आपको इधर दिखता होगा, उस पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं।